नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ इनसाइट बाय डॉक्टर विकास अग्रवाल। इस चैनल पर आपको पिछले वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं कि गर्मियों में अपना बचाव कैसे रखा जाए, अपना सावधानी कैसे रखी जाए। गर्मियों में स्किन के संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में भी मैंने ब्रीफ में बताया। और इससे पिछले वीडियो में मैंने महिलाओं में एक बड़ी कॉमन सी बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पीसीओडी, उसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इन वीडियो का अपलोड करने का मेरा जो उद्देश्य है वो जन सेवा में जो पेशेंट हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसको मेडिकल फील्ड में जो कॉमन बीमारियाँ जिससे वो प्रतिदिन कोई ना कोई परिवार में उसको फेस करता ही है, उसके बारे में जानकारी देना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को शुरू करने से पहले लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं, और इसमें जो एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करें। उससे आपको ये लाभ होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो नमस्कार, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि महिलाओं में गर्भ धारण करने में जो समस्याएं आती हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या करना चाहिए। लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, कई बार नीम हकीमों के यहाँ पर महीनों सालों दवाई खाते रहते हैं, ओझा और पता नहीं क्या क्या उन लोगों को लोग सलाह देते हैं और वो जाते हैं और अपना पैसा और समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन जो मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन है उसमें जो इसके बारे में जानकारी है वो यदि मरीज़ के पास है तो वो चूज़ कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसी भी जोड़े के लिए एक गहरी चिंता का विषय हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इनफर्टिलिटी एक बीमारी है जिसमें कोई जोड़ा 1 साल या उससे अधिक समय तक नियमित और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी गर्भ धारण करने में असमर्थ रहता है। महिलाओं के मामले में अगर उनकी उम्र 35 वर्ष से कम है और वे 1 साल से गर्भवती नहीं हो पा रही हैं तो उनको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। वहीं 35 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यह समय सीमा 6 महीने की है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी में आमतौर पर शुक्राणुओं की संख्या का कम होना, उनकी बनावट या गतिशीलता में समस्या होना एक वजह हो सकती है। महिलाओं में ओवरी से जुड़े हुए विकार जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना प्रमुख कारण होते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, यानी कि जांच जिससे पता चले कि क्या वजह हो सकती है, तो महिलाओं के लिए ब्लड टेस्ट के जरिए हार्मोन्स का टेस्टिंग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड से महिला के प्रजनन अंगों की बहुत विस्तार से अंदरूनी जांच की जा सकती है। इसमें सबसे पहले गर्भाशय को चेक किया जाता है। जैसे इसमें पता चलता है कि फाइब्राइड है या पॉलिप्स हैं बच्चेदानी के अंदर, या बनावट में कुछ जमजात कमियां भी हो सकती हैं बच्चेदानी के अंदर। इन सब चीज़ों का पता अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त ओवरी की स्थिति को देखकर कि उसमें
कोई सिस्ट आदि तो नहीं मौजूद है जैसे पीसीओडी, जिसका कि मैं पहले वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, या फिर एंडोमेट्रियोमा, ये एक अन्य बीमारी है जिसमें कि जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चेदानी के अंदर, उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इससे क्या होता है कि डॉक्टरों के अंडों की संख्या का अंदाज़ लगाने में मदद मिलती है जब हम ओवरी पर अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं कि ओवरी में क्या एग्स बन रहे हैं कि नहीं, और ये भी पता चल जाता है कि कोई बनावट में या कोई ट्यूमर या कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गर्भ धारण करने में बाधा बन रही हो। अब मैं एक अन्य बीमारी के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ, जिसको कि अक्सर कहते हैं बच्चेदानी की रसौली। कॉमन भाषा में इसको फाइब्रॉइड कहते हैं। दरअसल यह गर्भाशय की मांसपेशी में होने वाली एक गैर कैंसर युक्त गांठें होती हैं। इसमें कैंसर नहीं होता है, जो गर्भाशय के अंदर दीवार में या बाहर बढ़ सकती है। या तो ये अंदर की ओर बढ़ सकती है गर्भाशय की दीवार में, या बाहर की तरफ बच्चेदानी के बाहर एक बल्ज के रूप में बढ़ सकती है। इसके आकार और स्थान के आधार पर ये फर्टिलाइज्ड एग के बच्चेदानी में स्थापित होने में रुकावट डाल सकती है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय के अंदर पॉलिप्स छोटे, आमतौर पर सौम्य वृद्धि होती है, मतलब कि एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है, बॉल या गांठ नुमा समझ लीजिए, चने के आकार का, जो गर्भाशय के भीतरी जो लेयर होती है उससे जुड़ी हुई होती है। ये गर्भाशय के खाली स्थान के आकार में बदलाव ला देती है और फर्टाइल वातावरण में बाधा बन जाती है। बनावट में जन्मजात कमी भी हो सकती है बच्चेदानी में, जैसे सेप्टेट गर्भाशय के बीच में कई बारी एक पैदाइशी एक सेप्टम होता है, एक पर्दा सा होता है, जिससे कि गर्भाशय दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यह कभी जन्म के समय से ही मौजूद होती है और इसके कारण बार बार गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। इन समस्याओं से निपटने के में सर्जरी अक्सर काफ़ी हेल्पफुल रहती है। यदि पता चल जाता है कि बच्चेदानी में एंडोमेट्रियोमा और या पॉलिप या फाइब्रॉइड है, तो इनको रिमूव करने के बाद महिला गर्भ धारण कर सकती है। फाइब्रॉइड को रिमूव करने की प्रक्रिया को मायोमेक्टमी कहते हैं। इस ऑपरेशन में सर्जन फाइब्रॉइड्स को हटाते हैं ताकि गर्भाशय को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। फाइब्रॉइड्स के हट जाने से गर्भ धारण की संभावनाएं काफ़ी बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि फाइब्रॉइड बच्चेदानी के किस लेवल पर मौजूद थे और उनका आकार क्या था। एंडोमेट्रियोमा और पॉलिप दोनों के लिए अलग अलग सर्जिकल तरीके अपनाए जाते हैं। एंडोमेट्रियोमा को हटाने के लिए सिस्टेक्टमी नामक सर्जरी की जाती है। इसमें सर्जन लेप्रोस्कोपी के जरिए ओवरीज को नुकसान पहुंचाए बिना सिस्ट को सावधानीपूर्वक हटाते हैं ताकि प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। वहीं गर्भाशय में मौजूद पॉलिप को हटाने के लिए हिस्टेरोस्कोपी की जाती है। इस प्रक्रिया में एक पतली रोशनी वाली
ट्यूब को योनि के रास्ते गर्भाशय में डाला जाता है, जिससे सर्जन अंदर देखकर पॉलिप को सावधानीपूर्वक काटकर बाहर निकाल देते हैं। कई बार बच्चेदानी के मुंह पर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो छोटी छोटी सिस्ट देखने में आती हैं। महिलाएं इनका उपचार वर्षों तक, महीनों तक करती रहती हैं। उनको कोई डॉक्टर भरोसा दिला देता है कि ये ही आपके गर्भधारण में बाधा बन रही हैं और इसका इलाज दवाई देकर हम ठीक कर देंगे, परंतु ये ठीक नहीं होती हैं। ये इनका नाम नेबोथियन सिस्ट होता है। ये आमतौर पर प्रेगनेंसी में कोई बाधा नहीं डालती हैं। ये गर्भाशय की ग्रीवा यानी कि सर्विक्स पर बनने वाली छोटी छोटी सिस्ट होती हैं, जो म्यूकस भरने के कारण बनती हैं। ये पूरी तरीके से सॉफ्ट यानी बिना कैंसर वाली और इनसे कोई विशेष हानि भी नहीं होती है। ये कभी कभी दर्द कर सकती हैं यदि इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इनसे फर्टिलिटी या गर्भधारण की क्षमता पर भी कोई असर नहीं पड़ता। आमतौर पर नेबोथियन सिस्ट को किसी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये हानि रहित होती हैं। इनके लिए कोई ख़ास दवाई नहीं होती, क्योंकि ये सिस्ट संक्रमण की वजह से नहीं बनती हैं। अगर कभी सर्विक्स में बहुत ज़्यादा या बड़ी सिस्ट हो और परेशानी हो जाती है तो डॉक्टर इन्हें छोटे से प्रोसीजर के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जिसे आमतौर पर बहुत बड़ी सर्जरी नहीं माना जाता। ये माइनर सर्जरी में ही माना जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी के लिए है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओवेरियन फॉलिकुलर टेस्ट। ये एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड द्वारा ओवरीज का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें ओवरीज में बनने वाले छोटे छोटे फॉलिकल्स की मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें अंडाशय में बनने वाले फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। फॉलिकल्स अंडाशय के भीतर छोटी छोटी थैलियाँ जैसी या मोती जैसी, आप समझ लीजिए एक पतली झिल्ली में बंधी हुई ये छोटे छोटे एग्स हो, जिसमें कि बाद में जाके एग बनता है, वो संरचनाएं होती हैं। इसमें बाद में अंडे विकसित होते हैं। इस टेस्ट के जरिए डॉक्टर यह पता लगाते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के कि किस दिन मुख्य फॉलिकल या डोमिनेंट फॉलिकल सबसे बड़ा हो रहा है और ओव्यूलेशन कब होने की संभावना है। जैसा कि मैंने पिछले पीसीओडी वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि सामान्यतः हर महीने एक दोनों महिलाओं में 2 ओवरी होती हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में। इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं, इनमें वन ऑफ द फॉलिकल्स एक डोमिनेंट फॉलिकल के रूप में अन्य फॉलिकल के मुकाबले ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ये एक निश्चित अवधि के बाद, जिस दिन ओव्यूलेशन यानी कि अंडा रिलीज़ करता है ये, उस दिन उसको ओव्यूलेशन डे कहते हैं। और इस ओव्यूलेशन होने के दिन का निर्धारण करने के लिए हम फॉलिकुलर टेस्ट करते हैं। इसके अंदर आम तौर पर महिला को जब एमसी शुरू होती है तो उसके 12th डे से हम एक दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाना शुरू करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि क्या दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स मौजूद हैं और कितने मौजूद हैं, उनकी संख्या कितनी है, साइज़ कितना है, और एक दिन छोड़ के हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसी प्रकार गर्भाशय के अंदर
जो एंडोमेट्रियम बनती है उसकी कितनी थिकनेस है, इसको भी मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की मोटाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि एंडोमेट्रियम की मोटाई एक स्वस्थ लेवल तक नहीं बनती तो भ्रूण को चिपकने में परेशानी होती है और अबॉर्शन होने का चांस बढ़ जाता है। गर्भ को ठीक से चिपकने के लिए एंडोमेट्रियम की मोटाई आमतौर पर 7 to 10 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। यह मोटाई भ्रूण को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उसे जरूरी पोषण देने में मदद करती है। अगर मोटाई इससे कम होती है तो गर्भधारण में मुश्किल आ सकती है। सामान्य तौर पर एंडोमेट्रियम की यह मोटाई मासिक धर्म चक्र के मध्य तक यानी कि 12 से 14वें दिन के आसपास बन जानी चाहिए, जब ओव्यूलेशन का समय भी होता है। यह चक्र के पहले दिन से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ती है और भ्रूण के चिपकने के लिए सर्वोत्तम स्थिति प्रदान करती है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट और एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक होने के बावजूद इनफर्टिलिटी के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण फैलोपियन ट्यूब्स में रुकावट या क्षति हो सकता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु मिल नहीं पाते। होता क्या है कि ओवरीज में से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब्स में से होता हुआ गर्भाशय के अंदर प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही स्पर्म और अंडे का मिलन या फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद भ्रूण गर्भाशय में आकर एक स्वस्थ एंडोमेट्रियम के ऊपर स्थापित हो जाता है। यदि कोई ट्यूबल ब्लॉकेज होता है तो इनफर्टिलिटी की एक ये वजह हो सकती है कि अंडाणु फर्टिलाइज हो ही नहीं पाता और वो फिर बच्चेदानी में स्थापित भी नहीं हो पाता। इसको चेक करने के लिए कुछ अन्य टेस्ट होते हैं। आप वीडियो पूरा देखते रहिए आखिर तक। मैं इसके बारे में काफ़ी अन्य बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें देने वाला हूँ। अभी तक हमने स्त्रियों में जो संभावित कमी हो सकती है जिसकी वजह से स्त्री में गर्भधारण में समस्या आ रही है उसी को डिस्कस किया, परंतु समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गतिशीलता या बनावट में यानी कि मॉर्फोलॉजी में यदि कोई कमी है या सर्वाइकल म्यूकस से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी कि महिला के अंदर कुछ इस प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन शुक्राणुओं को नष्ट कर देती। कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है, जहां सभी जांचें सामान्य होने पर भी कारण पता नहीं चलता। म्यूकस वाली जो मैंने सर्वाइकल म्यूकस वाली जो मैंने समस्या बताई है ये उसमें से एक है। तो पुरुषों में तो मेनली जो देखा जाता है सीमन एनालिसिस किया जाता है, उसमें शुक्राणुओं की संख्या, उनकी बनावट, उनकी गतिशीलता इसका अध्ययन किया जाता है और यदि वो पर्याप्त संख्या में है तो ये माना जा सकता है कि पुरुष जो है वो परफेक्ट है। काफ़ी लोग एक अन्य टेस्ट के बारे में भी आकर डिस्कस करते हैं जो बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है टॉर्च।
TORCH। ये टेस्ट महिलाओं को कुछ ऐसे संक्रमणों की जांच के लिए दिया जाता है जो प्रेगनेंसी और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। यानी कि एक बार महिला गर्भवती हो जाए और उसके बाद जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए कि वो अंदर ख़त्म हो जाए, अबॉर्ट हो जाए, तो उसमें टॉर्च टेस्ट करना एडवाइजेबल रहता है। टॉर्च जो है ये अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं उनसे मिलकर ये पूरा नाम बनाया है। इसका मतलब है इसमें शामिल हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसके अलावा अन्य संक्रमण जैसे सिफिलिस या हेपेटाइटिस बी, रूबेला साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इनमें से कई संक्रमण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी पैदा कर सकते हैं जिससे फैलोपियन ट्यूब्स को नुकसान हो सकता है और वे ब्लॉक हो सकती हैं, जो इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं। साथ ही ये संक्रमण, टॉर्च संक्रमण, गर्भपात या बच्चे में गंभीर जन्मजात विकृतियों का कारण भी बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी होने के बाद भी ये बीमारियां उस प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती हैं जिसके कारण गर्भपात हो सकता है। सामान्य अल्ट्रासाउंड से फैलोपियन ट्यूब्स की रुकावट का सीधे तौर पर पता नहीं चलता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि अल्ट्रासाउंड से हम ये कोई कमेंट कर पाएँ कि फैलोपियन ट्यूब्स ठीक हैं या ख़राब है। ट्यूबल ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी, जिसे HSG कहते हैं, लेप्रोस्कोपी या फिर सोनोहिस्टेरोस्कोपी जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी यानी HSG में गर्भाशय और ट्यूब में एक खास डाई डालकर एक्सरे लिया जाता है जिससे रुकावट का पता चल जाता है। यदि यह डाई बच्चेदानी में से होती हुई दोनों ट्यूब्स में पहुंच जाती है और फैलोपियन ट्यूब्स के सिरों तक पहुंची हुई दिखाई देती है, तो एक्सरे में हम देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। इस टेस्ट का एक अन्य फ़ायदा ये भी है कि कई बारी यदि कोई छोटी मोटी रुकावट होती भी है तो वह दूर भी हो सकती है, लेकिन यह कोई नियम नहीं है कि हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी करने से ट्यूब्स खुल जाती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पुरुषों में सीमेन एनालिसिस में केवल शुक्राणुओं की संख्या को ही नहीं बल्कि उनकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी और उनकी मॉर्फोलॉजी की जांच भी की जाती है। अगर गतिशीलता कम है तो वे अंडे तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं और वहीं अगर बनावट में कमी है तो वे अंडे को फर्टिलाइज भी नहीं कर पाते। इसलिए स्पर्म काउंट, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी और उनकी मोटिलिटी यानी गतिशीलता तीनों ही परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा वीर्य का उत्पादन करने वाले अंगों में यदि कोई रुकावट है या कोई पुरुष में हार्मोनल असंतुलन है या अंडकोशों में सूजन है तो यह भी एक इसकी बड़ी वजह हो सकती है कि
सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए, उनकी गतिशीलता में या मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट हो। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो को आखिर तक देखिए। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए। तो यह है कि यदि इनमें से जो ऊपर मैंने डिस्क्राइब की हैं उन बाधाओं का समाधान हो जाता है, जैसे कोई पॉलिप है वो रिमूव कर दिया जाए, फाइब्राइड है वो रिमूव कर दिया जाए, कोई एंडोमेट्रियोमा है वो रिमूव कर दिया जाए, तो महिला को प्रेगनेंसी हो सकती है। और यदि कोई ऐसी बाधा रिमूव कर दी गई, टॉर्च का भी टेस्ट कर लिया गया, परंतु महिला में एग्स बनते हैं और पुरुष में शुक्राणु मौजूद हैं, तो ऐसे केसेस के लिए आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है। पहले तो ये विकल्प सिर्फ बड़े शहरों में और सुपर एलीट क्लास के लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन अब ये काफ़ी शहरों में, यहाँ तक कि जहाँ तक मेरी जानकारी है बिजनौर तक इस प्रकार के सेंटर खुल गए हैं। आईवीएफ के लिए कोई कड़ा आयु प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन सफलता की दरें उम्र के साथ कम हो जाती हैं। आमतौर पर 35 इयर्स से कम आयु में आईवीएफ के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। 35 से 40 वर्ष की उम्र में सफलता की दर धीरे धीरे कम होने लगती है और 42 से 45 वर्ष के बाद अपने अंडों से गर्भ धारण की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जिनमें कि एग्स बनने बंद हो गए हैं या महिला की उम्र 45 एंड अबव है और अब उसके ओवरीज के अंदर एग्स नहीं बन रहे हैं, तब ऐसे में डोनर अंडों का विकल्प भी उपलब्ध है। अगर महिला के एग नहीं बनते तो ऐसी स्थिति में एग डोनेशन या अंडा दान का विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी दूसरी स्वस्थ महिला से लिए गए अंडों को लैब में पुरुष साथी के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। इसके बाद जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनता है उसे माता के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे वह प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है और बच्चे को जन्म दे सकती है। बहुत सी महिलाएं जो फिल्म इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं या जो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं या जिनका विवाह अभी उनका करने का मन नहीं है, तो विदेशों में काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने एग्स को निकलवा कर और संरक्षित करवा के एक ओवम बैंक होता है वहाँ पर, उसके नाम से रजिस्टर करके उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। इन केस उसकी शादी 45 के बाद होती है, जब उसके अपने एग्स बनने बंद हो गए हैं, तो उस केस में वो अपने एग्स को किसी साथी पुरुष के शुक्राणु से फर्टिलाइज करा के आईवीएफ की विधि के द्वारा गर्भधारण कर सकती है। ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन विदेशों में काफ़ी इस प्रकार की न्यूज़ देखने में आती हैं कि किसी ने अपने ही एग्स से 50 या 60 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण किया।
एग्स को प्रिजर्व कराने का एक मंशा ये भी रहती है कि सपोज़ किसी महिला के बच्चे किसी दुर्घटनावश एक या दो बच्चा है और वो किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यदि उसने अपने एग्स संरक्षित कराए हुए हैं तो वो फिर से अपने साथी के वीर्य के शुक्राणु से अपने संरक्षित एग्स को फर्टिलाइज कराकर फिर से माँ बन सकती है। तो वहाँ पर इस प्रकार की कल्चर है। यहाँ पर इतना दूर का हम लोग नहीं सोचते हैं, तो इंडिया में इस प्रकार की सुविधाएं अभी कम हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में यहाँ पे भी इस प्रकार की सुविधाएं आ जाए। आईवीएफ से गर्भधारण करने के बाद सामान्य डिलीवरी बिल्कुल संभव है। डिलीवरी का तरीका मुख्य रूप से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, ठीक उसी तरह जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में। हालांकि आईवीएफ प्रेगनेंसी में कभी कभी कुछ जटिलताएं भी हो सकती हैं। अगर महिला अधिक उम्र की है तो डॉक्टर एहतियात के तौर पर सर्जिकल डिलीवरी यानी सी सेक्शन LSCS की सलाह दे सकते हैं, लेकिन यह कोई नियम नहीं। तो आज हमने डिस्कस किया इनफर्टिलिटी को। आशा है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स इनफर्टिलिटी के बारे में दूर हो गए होंगे। आज के वैज्ञानिक युग में यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो। हाँ, ये है कि कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप किसी अच्छे सेंटर में अपना ठीक से जांच सिस्टमेटिक ढंग से कराएं और ये पता चल जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से गर्भधारण में दिक्कत आ रही है, तो उसी चीज़ का उपाय करके उसका निवारण करके महिला गर्भधारण कर सकती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उपलब्ध है, उसके आधार पर आपके ज्ञान को अपडेट किया जाए। ऐसे ही साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।